स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ रहते हैं। ठीक है, वो आज कर लेंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा डिस्कशन पहले होगा, कितने लोगों ने अभी ज्वाइन किया है? 17, 18, 16। अच्छा चलो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि लोग ज्वाइन कर लें, फिर शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का कॉन्सेप्ट, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से मैंने आपको चीजें कुछ कैलकुलेट भी करवाई थी और कुछ आपको ये भी बताई थी बातें कि हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के फॉर्मूले को जो है एमआर कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उससे डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि वैसे लॉजिकली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए एस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन हम जब इसे रियल गैसेस पे अप्लाई करते हैं तो यकीनन रियल गैसेस पर जो इसका रिजल्ट है या इसके जो रिजल्ट्स है वो इतने एक्यूरेट नहीं आते, उनमें डेविएशन आता है, उनमें जो है वो कुछ न कुछ डेफिशिएंसी होती है। अब आज हम ये बात करेंगे कि कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ गैस टू अप्रोच आइडियल बिहेवियर। मैं ये नहीं कह रहा कि कंडीशंस व्हिच वी रिक्वायर टू कन्वर्ट अ रियल गैस इनटू आइडियल गैस, ऐसा नहीं कह रहा मैं। आप किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन यस आप उसको आइडियल गैस के करीब कर सकते हैं, नियर टू आइडियल बिहेवियर कर सकते हैं। और जब कोई गैस अप्रोचेस नियर टू आइडियल बिहेवियर, तो फिर उस पर जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे आइडियल गैस का, तो उसके रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होंगे। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जो किसी भी गैस को जो है वो आइडियल बिहेवियर के करीब करती हैं, और वो कौन सी कंडीशंस हैं जो गैस को आइडियल बिहेवियर से दूर करती हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो किसी भी गैस को आइडियल या नॉन आइडियल बनाने में इन्वॉल्व होता है, वो होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस की प्रेजेंस। आपको याद होगा आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एजम्पशंस पढ़े थे, उन एजम्पशंस के हिसाब से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट अमंग गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती।
लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, और इवन अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स ना हो तो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर वैंडरवाल फोर्सेस मौजूद होती हैं, और वैंडरवाल फोर्सेस की प्रेजेंस की वजह से, वैंडरवाल फोर्सेस की मौजूदगी की वजह से बहरहाल वहां अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। तो ये कहना कि अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ठीक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी रियल गैस को आइडियल बिहेवियर की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो उसका तरीका यही हो सकता है कि आप उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीक करें। जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को आप वीक करते जाएंगे किसी भी तरीके से, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस पार्टिकल के दरमियान वीक होंगी तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो गैस जो है वो नियर टू आइडियल बिहेवियर या नियर टू आइडियल जो है वो अप्रोच करेगी, वो नियर टू आइडियल बिहेवियर शो करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस greater will be the deviation from ideal behavior। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, उसमें डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर उतना ही ज्यादा होगा। और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होती जाएंगी वहां पर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर जो है वो कम होता है। इसका मतलब यह है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती है कि वो गैस किस हद तक आइडियल बिहेवियर के करीब पहुंचेगी या आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करेगी। मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा है कि ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस greater will be the deviation from ideal behavior। deviation from ideal behavior का मतलब यह है कि ideal behavior से दूर होती जाएगी, यानी कि ज्यादा deviate करेगी, ज्यादा दूर हो जाएगी। अब आप देखिए जरा इस ग्राफ को, अगर आपको याद हो ये ग्राफ हमने वॉल्यूम और पीवी का ग्राफ बनाया था जब मैंने आपको बॉयल्स लॉ करवाया था, और बॉयल्स लॉ में आपको मैंने बताया था कि वॉल्यूम और पीवी का जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बिकॉज प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट शुड रिमेन कांस्टेंट। ये बॉयल्स लॉ एक्सप्रेशन था कि प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है व्हाटएवर द वॉल्यूम इज अप्लाइड। तो आइडियल गैस के लिए तो ये स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन जब यही ग्राफ रियल गैसेस के लिए प्लॉट किया गया तो रियल गैसेस जो है वो डेविएशन शो करती हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। रियल गैसेस जो हैं वो डेविएशन शो करती हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम और पीवी का जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है उसमें आप देख रहे हैं कि ये गैस भी डेविएट कर रही है, ये लाइन भी डेविएट कर रही है, ये भी डेविएट कर रही है। तीन मुख्तलिफ लाइंस मौजूद हैं, एक आइडियल गैस के लिए, बाकी तीन रियल गैसेस के लिए। लेकिन रियल गैसेस के लाइंस जो हैं वो तीनों लाइंस आइडियल गैस की लाइन से मुख्तलिफ है। ये रियल गैसेस का डाटा है, एंड रियल गैसेस ऑलवेज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। रियल गैसेस ऑलवेज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब ये लाइन जितनी इस स्ट्रेट लाइन के करीब होती जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि अ गैस अप्रोचेस टू आइडियल बिहेवियर, और ये लाइन जितनी डेविएट करेगी, जितना दूर होती जाएगी, इसका मतलब ये है कि ये गैस उतना ही नॉन आइडियल बिहेव कर रही है, यानी कि रियल गैस जो है वो आइडियल अप्रोच से दूर है, आइडियल अप्रोच के करीब नहीं है। अब लाइन जितनी आइडियल गैस की लाइन के करीब आती जाएगी, इसका मतलब है कि वो आइडियल अप्रोच के करीब होती जा रही है। यहां मैंने एक और चीज लिखी है कि नेचर में जो मोस्ट डेविएटेड गैस है, मोस्ट डेविएटेड गैस जो आइडियल बिहेवियर से
सबसे ज्यादा डेविएशन शो करती है वो अमोनिया गैस है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अमोनिया गैस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पार्टिकल एक दूसरे के करीब होते हैं और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से वो आइडियल बिहेवियर से बहुत ज्यादा डेविएशन शो करते हैं। क्योंकि आइडियल गैस वो होती है जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी तो यकीनन उनका आइडियल बिहेवियर से डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि अमोनिया गैस इज कंसिडर्ड टू बी a gas which is most deviated from ideal behavior, and it is due to the presence of hydrogen bonding among their molecule, hydrogen bonding among their particles. अच्छा, इसी तरह से आप देखिए एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं, वो ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फर्ज करें आपको इसमें कंपेयर करना है कि इन दोनों गैसेस में से कौन नियर टू आइडियल बिहेवियर होगा या कौन ज्यादा डेविएशन शो करेगा। तो ये समझने के लिए कि आइडियल बिहेवियर के करीब कौन होगा और आइडियल बिहेवियर से दूर कौन होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड इससे लेस डेविएट करती है जी, क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है 3 हाइड्रोजन की वजह से। अच्छा, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हैं, इन दोनों में, ये दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। इसका मतलब है कि दोनों में टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स होगी, यानी वैन डर वाल फोर्स होगी। और वैन डर वाल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1, उसमें मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और दूसरा उसके साइज पर, उसके साइज पर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। अब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 16 है। तो नाइट्रोजन में जो 14 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ऑक्सीजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगी। क्यों स्ट्रांग होगी? बिकॉज ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से यहाँ वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी, और जब वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी तो ऑक्सीजन विल शो मोर डेविएशन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के मुकाबले में ऑक्सीजन गैस का जो डेविएशन होगा फ्रॉम आइडियल बिहेवियर वो ज्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन गैस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के मुकाबले में ज्यादा है, लिहाजा ऑक्सीजन में जो वैन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, और ज्यादा स्ट्रेंथ होने की वजह से ये ज्यादा डेविएशन शो करेगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई और कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो प्लीज पूछ लीजिए। सर एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी जी बोलिए बेटा, एक क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन कीजिए, बोलते रहिए। लेकिन सर ये अगर हम लोग कोई भी एक जोर से गैस बोले, लें जिसके आवाज अंदर, नहीं आ रही आपकी। सर अगर हम एक गैस लें जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसकी अट्रैक्शन बिल्कुल ही जीरो कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं जी, आप अट्रैक्शन जीरो नहीं कर सकते, लेकिन आप कम जरूर कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे कंडीशन बताता हूं। अच्छा जी, अब ये मैंने एक और ग्राफ प्लॉट किया। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको पास पेपर में मिल सकता है कि यहाँ पर हमने ए, बी और सी 3 गैसेस को प्लॉट किया है, और एक चौथी गैस आइडियल गैस है। आइडियल गैस का ग्राफ तो खैर स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ए, बी और सी में आपको डेविएशन नजर आ रहा है। अब सवाल आपसे ये हो सकता है कि आप इन तीनों गैसेस को अरेंज करें, ए, बी और सी को, इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन डेविएशन या इन टर्म ऑफ डिक्रीज इन डेविएशन।
अब आप देखिए इस पूरे इन तीनों ग्राफ्स को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर आइडियल गैस से सबसे ज्यादा डेविएट कौन कर रहा है? बी कर रहा है। बी कर रहा है, बी क्योंकि कर बी में डिप बहुत ज्यादा है और फिर डिप होने के बाद दोबारा जब वो इंक्रीज हो रहा है तो भी बहुत तेजी से आगे इंक्रीज हो रहा है। तो बी जो है ये मोस्ट डेविएटेड है। और फिर जब हम ए और सी को देखते हैं तो सी जो है वो आइडियल गैस के थोड़ा करीब है और ए जो है वो आइडियल गैस से दूर है। इसका मतलब ये है कि ए का डेविएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सी। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो अरेंजमेंट हम नजर आ रहा है हमें कि B is more deviated as compared to A and A is more deviated as compared to C। तो यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं और C में जो है वो वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। B जो है वो मोस्ट डेविएटेड है और C जो है वो लीस्ट डेविएटेड है। मोस्ट डेविएटेड का मतलब ये है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगी और लीस्ट डेविएटेड का मतलब ये है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो। तो जितना आइडियल गैस के आप करीब होते जाएंगे इसका मतलब ये होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही वीक होती जाएंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जीरो कर दें, क्योंकि बहरहाल कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जरूर मौजूद रहेंगी चाहे आप कुछ भी कर लें। तो ये नहीं हो सकता कि कोई भी रियल गैस आप आइडियल गैस में कन्वर्ट कर दें, लेकिन यस आप उसको क्लोज टू आइडियल बिहेवियर कर सकते हैं। सर तो इसमें सबसे ज्यादा आइडियल गैस से सी करीब है। क्या कहा आपने? सी जो हमारे पास है ये आइडियल गैस से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। जी, सही है। जितना ज्यादा डेविएशन होगा इसका मतलब यह है कि वो गैस आइडियल बिहेवियर से उतना ही दूर है और आइडियल गैस से दूर इसीलिए होगी क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी और जो आइडियल गैस के करीब होगी या लीस्ट डेविएटेड होगी इसका मतलब ये है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनसे आप रियल गैस को आइडियल बिहेवियर में या नियर टू आइडियल बिहेवियर कर सकते हैं। देखिए असल मसला आइडियल बिहेवियर का किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स पर। अब अट्रैक्टिव फोर्स जितनी कम होती जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल जितनी कम होती जाएगी उतनी ही आप कह सकते हैं कि गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर के करीब होती जाएगी। तो आपको अगर रियल गैस को नियर टू आइडियल बिहेवियर करना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग मॉलिक्यूल को रिड्यूस करें और ऐसी कंडीशन सोचें जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो वीक होना शुरू हो जाए। जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती जाएंगी उतना ही आइडियल बिहेवियर के आप करीब पहुंचते जाएंगे। तो पहली बात जो है वो है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जो है ये पहली कंडीशन है जिससे आप रियल गैस को अप्रोचेस टू आइडियल बिहेवियर कर सकते हैं। कैसे? जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी के साथ मूव करते हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता है, क्योंकि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा
यानी कि डिस्टेंस अमंग पार्टिकल इंक्रीज होगा, और जब पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल जो है वो वीकर हो जाएगी। मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी रियल गैस को आप नियर टू आइडियल बिहेवियर करना चाहते हैं तो आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती जाएंगी और आप नियर टू आइडियल बिहेवियर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और हाई टेम्परेचर के बाद जो दूसरी कंडीशन है जो फेवरेबल होती है किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस के करीब पहुंचाने में, वो लो प्रेशर है। लो प्रेशर से क्या होता है? बॉयल्स ये कहता है कि प्रेशर जब आप कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, और जब पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम वीकर, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी। और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होने का मतलब अगेन यही है कि वो आइडियल बिहेवियर से गैस जो है वो ज्यादा करीब पहुंच जाएगी, और जितनी गैस आइडियल बिहेवियर के करीब होगी उसके रिजल्ट्स उतने ही ज्यादा रिलायबल होंगे। उसकी वजह यह है कि जितनी वो आइडियल गैस के करीब होगी वो जनरल गैस इक्वेशन को उतना ही ज्यादा फॉलो करेगी, क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन डेवलप की गई है आइडियल गैस के लिए, और जब उसको हम रियल गैसेस पे अप्लाई करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स में वेरिएशन आता है। तो अगर आप उस वेरिएशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं और अपने रिजल्ट्स को ज्यादा एक्यूरेट करना चाहते हैं, अपने रिजल्ट्स को ज्यादा रिलायबल करना चाहते हैं, तो ये दो कंडीशंस हैं जहां पर आपके रिजल्ट्स ज्यादा रिलायबल होंगे, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगर आप अपने फर्ज करें आप किसी अननोन गैस का एमआर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर वो एमआर आप हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी एज कंपेयर टू लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्योंकि लो टेम्परेचर पे पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, हाई प्रेशर पे पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस के बढ़ने की वजह से जो डेविएशन है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर वो बढ़ जाता है। होपफुली मेरी ये बात आप सबकी समझ में आ गई होगी, और अगर इस डिस्कशन में कोई अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने आपके सामने जो है वो पास्ट पेपर वाला जो बुकलेट है वो ओपन किया है, और ये बुकलेट जो है इसमें अब देखिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 पर आता हूं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट रिजेंबल्स एन आइडियल गैस। लीस्ट रिजेंबल का मतलब ये है कि मोस्ट डेविएटेड, यानी जो आइडियल गैस से कम रिजेंबलेंस शो करेगी। आइडियल गैस से कम रिजेंबलेंस वो शो करेगी जो ज्यादा डेविएशन होगी जिसमें, और डेविएशन कहाँ ज्यादा होगी? जहां अट्रैक्शन ज्यादा होगी।
अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में अमोनिया वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पता है कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मोस्ट डेविएटेड गैस है, और जो मोस्ट डेविएटेड गैस होगी वो लीस्ट रिजेंबल होगी टू एन आइडियल गैस, उसकी आइडियल गैस के साथ रिजेंबलेंस सबसे कम हो। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई हो। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है कि जहां एग्जामिनर आपको इसी तरह से पूछता है, कभी कहता है कि कौन सी ज्यादा डेविएट करेगी, कभी कहता है कम डेविएट करेगी, कभी कहता है कि अप्रोचेस टू आइडियल बिहेवियर, कभी कहता है नॉट अप्रोचेस, मुख्तलिफ तरह से सवाल होते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कह रहा है कि which condition of pressure and temperature would give the most accurate value of MR। ये बात अभी मैंने आपसे की थी कि accurate value of MR या कोई भी चीज की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं by applying general gas equation, तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए तरीका जो है वो ये है कि आप प्रेशर को लो और टेम्परेचर को हाई रखें। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी, इसी तरह से जितना आप प्रेशर कम करते जाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी और आप मोर टुवर्ड्स आइडियल बिहेवियर होंगे, और जितने आप आइडियल बिहेवियर से करीब होते जाएंगे उतना ही जो है वो आपके रिजल्ट्स में एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो मोस्ट रिलायबल या मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एमआर के लिए आपको हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर रिकमेंडेड है। तो ये हाई टेम्परेचर हो गया, ये लो प्रेशर हो। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर जी सर अमोनिया के अलावा और जैसे हीलियम, हाइड्रोजन और दूसरी गैसेस हैं, उनका हमें किस तरह पता चलेगा ये कि लीस्ट रिजेंपल है या फिर मोस्ट डिविएटेड है? वो क्या लिखा हुआ होगा या फिर आपने सिर्फ अमोनिया का बताया है? मैंने सिर्फ अमोनिया का बताया, बाकियों का तुम्हें खुद सोचना होगा बेटा। तो वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक क्या साइज पता का एग्जाम में क्या आएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक नंबर से सोचेंगे क्या हमेशा? आप हमेशा ये देखेंगे कि जो जिन गैसेस को आप कंपैरिजन कर रहे हैं उन गैसेस में पहले तो ये देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कि वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी। अब जैसे ये एक और क्वेश्चन है यहाँ, अरे क्वेश्चन नंबर 18 है इससे रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि विच गैस इज लाइकली टू डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अब मोस्ट डेविएट कौन करेगा? जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी। अब ऑप्शंस में गिवन है HCl, हीलियम, मीथेन और नाइट्रोजन। अच्छा, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, मीथेन नॉन पोलर गैस है, नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये भी नॉन पोलर है, लेकिन HCl जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब यह है कि इसके अंदर परमानेंट डायपोल डायपोल अट्रैक्शन मौजूद हो, लेकिन इसके अलावा चारों मॉलिक्यूल के अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस तो होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। अब अगर आप इन चारों गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन HCl में है। इसका मतलब ये है कि HCl में वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग दीज फोर। और इसके अलावा HCl में एक तो खैर वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है, दूसरा HCl के अंदर परमानेंट डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी ज्यादा है। परमानेंट डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर डायपोल मौजूद है, जबकि बाकी मॉलिक्यूल पोलर नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि HCl में दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, एक तो वैन डर वाल फोर्स और वो बाकियों के मुकाबले में ज्यादा है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, और साथ ही साथ यहाँ पर परमानेंट डायपोल अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि HCl में अट्रैक्टिव फोर्सेस इन चारों में सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा जो डेविएशन शो करेगा आइडियल बिहेवियर से वो HCl शो करेगा। क्या ये बात क्लियर होगी? सर एक क्वेश्चन सर। जी सर लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट ना करें, सिर्फ यही देख लें कि HCl पोलर है, तो ज्यादा डोमिनेंट तो पोलर कंपाउंड होता है ना, वैन डर वाल फोर्स तो वीकर होती है परमानेंट डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से। बेटा बावकात जो है वो वैन डर वाल फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि वो परमानेंट डायपोल को भी पीछे छोड़ जाती हैं, तो अच्छा, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली देखना जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर आप जज करें कि which of the following would behave most like an ideal gas at room temperature। अब ये सवाल उल्टा है, डेविएशन नहीं पूछ रहे, अब पूछ रहे हैं कि मोस्ट क्लोजर यानी क्लोज टू दी आइडियल गैस। सर बी होना चाहिए जो आपने सर्कल किया है। अच्छा, ओके जी। तो जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए आप देखिए यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, तो हीलियम और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। जब दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, दोनों नॉन पोलर हैं, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ बड़ा और कहाँ छोटा है, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर और एक साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो देन हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल देख रहे हैं। हीलियम में एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जबकि हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसमें 2 न्यूक्लियाई हैं और 2 न्यूक्लियाई के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ज्यादा एरिया में फैला हुआ होगा एज कंपेयर टू हीलियम। तो हाइड्रोजन गैस के केस में हम ये कह सकते हैं
कि वैन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू हीलियम ज्यादा हो, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल होने की वजह से, हालांकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डायटोमिक मॉलिक्यूल होने की वजह से ये ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो। तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस होगा वो जहां लीस्ट अट्रैक्शन होगी, और लीस्ट अट्रैक्शन हीलियम में होगी, लीस्ट अट्रैक्शन जो होगी वो हीलियम में। तो करेक्ट आंसर विल बी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 20 अब आप देखें, at room temperature and pressure chlorine does not behave as an ideal gas. At which temperature and pressure would the behavior of chlorine become more ideal? ये नहीं कहा कि it turns to ideal, become more ideal. तो किसी भी रियल गैस को अगर आप नियर टू आइडियल बिहेवियर करना चाहते हैं तो कहानी वही है कि टेम्परेचर को हाई होना चाहिए और प्रेशर को लो होना चाहिए। तो जो आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जहां पे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर है वो देख, ये ऑप्शन जो है ऑप्शन बी आप देखें, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लीजिए। इस तरह के सवाल आपको ओ लेवल में आया करते थे, इसी तरह के सवाल कभी कभार ए लेवल में भी आते हैं कि आपको कुछ एलिमेंट या कंपाउंड के कुछ कैरेक्टर्स गिवन हो और उन कैरेक्टर्स की बेस पर आपको डिसाइड करना हो कि कौन सा आंसर ठीक है। अब जैसे एलिमेंट एक्स 7 पे मेल्ट हो रहा है, 59 पे बॉयल हो रहा है। 7 पर मेल्ट होने का मतलब यह है कि 7 के बाद वो लिक्विड फॉर्म में होगा, यानी रूम टेम्परेचर पर कंपाउंड एक्स जो है वो लिक्विड होगा। रूम टेम्परेचर पर कंपाउंड एक्स जो है वो लिक्विड होगा। इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर ए या बी हो सकता है, क्योंकि ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है जबकि आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। यहाँ पर ब्रोमीन ए या बी आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट वाई जो है उसकी डेंसिटी 0.97 है, ऑल्दो के वाई का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब है कि ये मेटल है, लेकिन 0.97 का मतलब है कि इसकी डेंसिटी लो है, इसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है। और ये बात आपने ओ लेवल में पढ़ी है कि ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं वो लो डेंसिटी मेटल्स होते हैं, इसीलिए ग्रुप 1 के मेटल्स जो है वो वाटर पर फ्लोट करते हैं, उनकी डेंसिटी 1 से कम होती है। इसलिए जब भी आप ग्रुप 1 के मेटल को पानी में डालेंगे तो वो पानी में डिप नहीं होते, बल्कि वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं और अल्टीमेटली फ्लोट करके रिएक्ट करते हैं। तो अब अगर डेंसिटी 0.97 है विच इज लेस देन 1, यानी वाटर की डेंसिटी से कम है, तो लॉजिक समझ में आती है कि ये कंपाउंड जो होगा कंपाउंड सोडियम होगा, एलिमेंट सोडियम होगा, और क्योंकि वो ग्रुप 1 का मेंबर है तो करेक्ट आंसर विल बी बी। इसी टाइप का क्वेश्चन 21 है। अब जरा आप इसको देखिए और इसका आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। सर बी होगा आंसर। ओके जी, देखिए बाकी लोग क्या कहते हैं।
जी सर, बी होगा इसका आंसर। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कंपाउंड पी का कंडक्टिविटी पुअर इन सॉलिड और गुड इन लिक्विड, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपाउंड आयोनिक है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में पुअर कंडक्टर होते हैं और लिक्विड फॉर्म में गुड कंडक्टर होते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए या बी में से हमारा कोई आंसर है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसलिए नहीं हो सकता कि ये जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ये करंट कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट, क्यू भी आयोनिक कंपाउंड है, पुअर एंड गुड, और क्यू में तो सारे ही आयोनिक हैं, लिहाजा क्यू से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब आ जाइए आर पर। अब आर में लिखा हुआ है कि कंडक्टिविटी पुअर है और ये वाटर इनसॉल्युबल है, जबकि अमोनिया जो है वो वाटर सॉल्युबल है। जवाब होगा भाई, अमोनिया जो है वो वाटर सॉल्युबल है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो C2H5Br है, यानी कि जो इनसॉल्युबल इन वाटर। तो करेक्ट आंसर वुड बी बी। करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। सर ये क्वेश्चन नंबर 34 करा दें सर। सर ये ट्राई किया था, ये इसका आंसर सही नहीं आ रहा। M contains helium at 20 degrees centigrade and a pressure of 1 into 10 to the power 5. N has been evacuated and has 3 times the volume of M. इसका मतलब ये हुआ कि जो N का वॉल्यूम है, अगर आप M का वॉल्यूम V कंसीडर कर लें तो N का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3V। या अगर आप M का वॉल्यूम 1 कंसीडर कर लें तो N का वॉल्यूम 3 हो जाएगा। जो भी आप कर रहे हैं उसके 3 टाइम्स वॉल्यूम M है। In an experiment, the valve is opened and the temperature of the whole apparatus is raised to 100 degrees centigrade. What is the final pressure in the system? ये सॉल्व होगा P1 V1 is equal P1 V1 over T1 is equal to P2 P2 over T2. देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो M contains helium at 20 degrees centigrade and a pressure of 1 into 10 to the power 5. Then N को उन्होंने खाली कर दिया और उसका वॉल्यूम 3 टाइम्स है। फिर वॉल्व ओपन कर दिया, इसका मतलब है कि वॉल्व ओपन किया तो अब हीलियम M और N दोनों में फैल जाएगी, तो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल कितना हो जाएगा, V plus 3V 4V हो जाएगा। तो P1 पहले प्रेशर जो था वो 1 into 10 to the power 5 था। P1 वॉल्यूम हमने V रखा, पहले वॉल्यूम V था, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T1
T1 20 प्लस 273, ये 293 हो गया। Then what will be the final pressure? P2 आपको निकालना है और V2 must be 4V, क्योंकि आप जब M वाला वॉल ओपन करेंगे तो M वाली गैस N में जाएगी, टोटल वॉल्यूम 4V हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर जो कि T2 है, 100 प्लस 273, ये 373 हो जाएगा। अब आपको जो नया प्रेशर मिलेगा वो होगा प्रेशर आपका एक्चुअल आंसर। समझ में आ गई बात? जी आ गई। जी सर आ गई। ठीक है। सर ये और एक 43 MCQs में भी मसला हो रहा है काफी सर। फोर्टी थ्री यार फिर ट्राई करना, एक तो फिर पढ़ के ट्राई करना, ये तो एक मजेदार नो क्वेश्चन सर है। इसमें दो हो दिए हैं, एक बार क्वेश्चन सर पढ़ लें आप। मुझे पता है क्वेश्चन, तो हर साल पढ़ाता हूँ, हर साल कराता हूँ। सर इसमें पता नहीं। ओके सर चलो कर लेंगे ट्राई। 0.1 ग्राम है और आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड करना है। तो सर अब ये जो सोचिए दूसरा कि कौन दिया सा हुआ, एक्सप्रेशन ठीक होगा इसमें से। सर ये जो दूसरा 1 मोल ऑफ वेपर ऑक्यूपाइज 22.4 dm3, इसका क्या करना है सर? इसका क्या करना है? कुछ भी नहीं करो इसको। ये ऐसे ही दिया हुआ है सर? ऐसे ही तो नहीं दिया हुआ, 22.4 इस्तेमाल हो रहा है। इसकी ट्रिक है, असल में इसकी ट्रिक है, वो देखो क्या ट्रिक है इसमें। ऐसे ही नहीं दिया हुआ, ऐसे ही कुछ भी नहीं दिया हुआ होता। ये दो डिफरेंट कंडीशंस पे जो है आपको गिवन है, दो डिफरेंट कंडीशंस पे वैल्यूज गिवन है। यानी चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है और आर जो होता है वो पीवी अपॉन एनटी होता है। तो हम ये कह सकते हैं P1 V1 T1 N1 इज इक्वल टू P2 V2 N2 अपॉन T2। सही लिखा है मैंने? जी सर। अब अगर ये 1 मोल है, वॉल्यूम 22.4 है, टेम्परेचर T2 है, 0 डिग्री 273 हो जाएगा। अच्छा, प्रेशर दोनों कंडीशन का सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये है कि P1 एंड P2 क्या हो सकते हैं? कैंसिल आउट हो सकते हैं। जी सर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो। N2 की जगह 1, T2 की जगह 273 और V2 की जगह 22.4, और यहां पर जो है वो टेम्परेचर है 100, यानी 100 का मतलब 373। सर ये 22.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 नहीं होगा? नहीं, ये भी डीएम क्यूब में, वो भी डीएम क्यूब में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप अच्छा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं उस वक्त आप चेंज करते हैं, लेकिन जब आप रिलेटिव फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। ये 373 हो गया और वॉल्यूम जो है वो 0.025 है और ये N1 है। N1 क्या है? ये मोल्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ मास गिवन है और हमें इसका एमआर निकालना है।
अब आप देखिए कि मैं इसको अरेंज करता हूं और सर ये अरेंज आपने में इस जो तरह करता हूं इसमें कि ये अच्छा n1 अगर इधर आएगा, n1 अगर इधर आएगा तो ये n1 किसके बराबर हो जाएगा? 0.025 इंटू 273 अपॉन 373 into 22. अपॉन 373 और इंटू 22.4. 22.4, ये n1 की वैल्यू हो गई। और n1 क्या है? मास अपॉन mr, मास 0.1 है और mr आपको फाइंड आउट करना है। तो अब mr फाइंड करने के लिए mr इधर आ जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो 0.1 इंटू 373 22.4 divided by 0.025 into 273, D would be the correct answer. समझ में आई कुछ बात? सर ये लास्ट वाला स्टेप V1 और P2 V2 क्यों किया है? जी ये सर N1 ये कैसे सर जाना? नहीं समझ आया थोड़ा। इसलिए तो कह रहा हूँ खुद सॉल्व करें। तो मैथ्स है, इसमें केमिस्ट्री नहीं है बेटा, सर इसमें P1 V1 केमिस्ट्री P2 नहीं V2 है। वाला क्यों किया आपने? अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर यहाँ तक आ गए। अब n क्या, n1 क्या है? ये है मोल्स ऑफ कंडीशन 1 और मोल ऑफ कंडीशन 1 पे मास 0.10 है डिवाइडेड बाय mr इज इक्वल टू 0.025 इंटू 273 divided by 373 into 22.4। अब मुझे mr निकालना है। तो सवाल यही था कि व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ x। तो mr निकालने के लिए मैं कहूंगा mr इज इक्वल टू व्हाट? mr इधर आएगा तो ये एक्सप्रेशन इधर आ जाएगा, तो जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.10 इंटू 373 इंटू 22.4 और डिवाइडेड बाय 0.025 इंटू 273। अब समझ में आ गई बात? जी सर आ गए। जी mr को आपने इधर कर दिया तो बाकी इधर आ गया, जो मल्टीप्लाई हो रहा वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सर अब ये अगर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सर 45 करा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये अभी हमने नहीं किया, जी सर, अभी हमने नहीं किया ये। ठीक है ठीक। ठीक है बेटा, जी सर बाकी ठीक है। बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।